टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट के विषय में, जिसका नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं सिंचाई अभियांत्रिकी। सिंचाई अभियांत्रिकी की जब हम बात करते हैं तो ये आपके जो डिप्लोमा में सिविल के लड़के हैं उनको चतुर्थ सेमेस्टर में, यानी कि सेकेंड ईयर के चतुर्थ सेमेस्टर में इसको पढ़ाया जाता है। और ये सब्जेक्ट जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसको आजकल के परिदृश्य के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि सिंचाई का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, किस तरह से सिंचाई का योगदान जो है आता है। ठीक है, सिंचाई की हम बात करेंगे आगे। उससे पहले हम आपके इस सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, क्योंकि बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है। मेरे हाथ में ये सिलेबस है, इसको मैं टॉपिक वाइज आपको बताने का प्रयास करूँगा यहाँ पर, तो आपको समझाने का प्रयास करूँगा किस तरह से जो है हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से और क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है इसको डिज़ाइन किया गया है लगभग 60 लेक्चर के लिए टोटल, लेकिन अगर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रयास करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी करा सकें और आपके वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट के नॉलेज को प्रोवाइड कर सकें। तो बात करते हैं हम कोर्स कंटेंट की, जो कि आपकी सिलेबस में, अगर आप बीटी की साइड से जाएंगे सिलेबस में तो आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो बात करते हैं हम कोर्स कंटेंट का। चैप्टर नंबर 1, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1, जो कि 3 कॉलम बने हुए हैं इसमें। एक कॉलम है आपका चैप्टर, दूसरा कॉलम है आपका नेम ऑफ टॉपिक और तीसरा है आपका आवर्स। ठीक है, अगर आप इसको देख पाएंगे ध्यान से तो ये आपका सिलेबस जो है 3 पार्ट में बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम है जिसमें चैप्टर दिया हुआ है, उसमें पहला जो आपका चैप्टर है वो डिपेंड है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे बेसिक चीज़ जो है हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और इंट्रोडक्शन जब भी हम बात करेंगे इरिगेशन का, तो उसमें जो उसका इतिहास रहा है और इतिहास से लेकर आने वाले फ्यूचर की भी बात हम करेंगे कि भविष्य में जो है क्या संभावनाएं हैं इरिगेशन संबंधित, क्या क्या जो है विकास के क्रम में किस तरह से योगदान दे सकता है आपके। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 1 में, जो कि नेम ऑफ टॉपिक में दिया हुआ है। उसके अलावा इसके सब हेडिंग में आप डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सिंचाई का जो इतिहास क्या रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का प्रकार, कितने प्रकार के इरिगेशन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 से आपका, वो है सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर। जो इरिगेशन करने के लिए हम वाटर का सोर्स सेलेक्ट करेंगे, वो जो है सोर्स कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पूरा 3 लेक्चर का जो है 3 घंटे का ये आपका पूरा पहला चैप्टर डिज़ाइन किया गया है बोर्ड के तरफ से। उसको हम आगे और भी ब्रॉड वे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पुनः चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जो आपका एक नया टॉपिक कह सकते हैं, इसमें ऐड किया गया है, अतिरिक्त इसमें ऐड किया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है। और हाइड्रोलॉजी की बात हम जब सोर्स की कर रहे थे वहाँ पे, तो सोर्स जो होगा आपका वाटर होगा, वाटर का सोर्स होगा, तो उस वाटर की प्रकृति के बारे में भी हमें जानना है। नेचर कैसा होता है, कहाँ से इसकी ऑरिजिन होती है, किस तरह से अलग अलग जगहों पे इसका निपटान होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में हम जो आपका इसके अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे उसको हम बात कर लेते हैं। आपका हाइड्रोलॉजी में आएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रेनफॉल, रेनफॉल के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ रेनफॉल। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और हाइड्रोग्राफ। ठीक है, हाइड्रोग्राफ के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आता है आपका हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ रेनफॉल। एस्टिमेशन यानी कि जो रेनफॉल हो रहा है उसका हम एस्टिमेशन किस तरह से करें, उसको हम किस तरह से उसकी गणना करेंगे, इसके विषय में हमें डिस्कस करना है। उसके अलावा रेन गेज। ठीक है, जो बारिश आपकी होती है उस बारिश को हम कैसे जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जो आपकी बारिश होगी
उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए हमें किस तरह के यंत्र की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम कितनी मात्रा में बारिश हुई इसका हम पता लगा पाएँ। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप। रेन गेज जब हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे टाइप, कितने प्रकार के जो है रेन गेज होते हैं। मेनली दो भागों में डिवाइड होते हैं रेन गेज, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक रेन गेज एंड नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज। आपके एग्जाम में भी इसे टॉपिक पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ रेन गेज क्या होते हैं, रेन गेज से आप क्या समझते हैं और इसके कितने प्रकार के रेन गेज होते हैं। किसी एक का जो है सचित्र वर्णन कीजिए, वहाँ पर हम चित्र के द्वारा उसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। अब जो आपका टॉपिक नंबर 2.4 है, जो कि दूसरे हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत में वो आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कैचमेंट एरिया। ठीक है, कैचमेंट एरिया या कहते हैं इसको जल आवाज क्षेत्र। ठीक है, कैचमेंट एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैचमेंट एरिया कितने टाइप का होता है। उसके अलावा रन ऑफ जिसे अफवाह हिंदी में कहते हैं, हम आपको जब पढ़ेंगे यहाँ पर तो अफवाह के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार का अफवाह होता है, अफवाह। ठीक है, और एस्टिमेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज, जो आपके बाढ़ आते हैं। ठीक है, बारिश के बाद जो बाढ़ की संभावना बन जाती है, पानी की मात्रा जो है डिस्चार्ज जो है आपके नदियों में बढ़ जाते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से जो है अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, कैसे हम समझेंगे उसके मात्रा को, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके डिस्चार्ज की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए जो अलग अलग फार्मूले हैं, जैसे डीकेन एंड राइफ फार्मूला। ठीक है, डीकेन का फार्मूला है और राइफ का फार्मूला, ये दोनों फार्मूलों को भी हम जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है फार्मूले का प्रयोग करें, जो फैक्टर होंगे उसको फॉलो करते हुए हम किस तरह से जो है एस्टिमेशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा 2.5, जो कि आएगा हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत, वो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उसमें सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सब जो है एज इट इज़ आपके उस सिलेबस में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि पहला लेक्चर है तो मैं यहाँ पे आपको उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में जो है क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको आने वाले समय में डिस्कस करनी है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज टोटली स्टार्ट करने पहले डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो 2.5 जो आपका टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, हाइड्रोग्राफ एक टर्म आ जाता है कि जब बारिश होती है तो उसके रिस्पेक्ट में जो हम कर्व ड्रा करते हैं डिस्चार्ज का और समय के बीच में। ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ। ठीक है, उसके डिटेल पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के जो है हाइड्रोग्राफ बन सकते हैं, उसका डेफिनीशन क्या होगा, उसके बारे में डिटेल जो है कितने पार्ट होते हैं किसी भी हाइड्रोग्राफ के, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो होगा यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जब आप हाइड्रोग्राफ डिस्कस करते हैं, तो उसमें यूनिट हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में और चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें लगभग 8 घंटे का ये लेक्चर होगा। 8 घंटे में आपको जो है खत्म करने का प्रयास किया जाएगा इस पूरे चैप्टर को और टॉपिक। ठीक है, और जो आपका तीसरा चैप्टर है जिसको हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। ठीक है, आपने जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में जो डिस्कस किया कि हिस्ट्री से लेकर आपने जो है हाइड्रोलॉजी तक का डिस्कशन कर लिया। चैप्टर 1 में आपने हिस्ट्री डेवलप कर लिया, हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 2 जो आपका जो है वो हाइड्रोलॉजी के विषय में हमने डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोलॉजी क्या होता है, उसके जो है इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है, उसके जो है किस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं, हम कैसे जो है रेनफॉल को कैलकुलेट करेंगे, कैसे मैक्सिमम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोग्राफ क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप या वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, किसी भी फसल के लिए। क्रॉप मतलब क्या है, फसल है। रिक्वायरमेंट मतलब क्या, आवश्यकता। वाटर मतलब पानी। तो पानी की आवश्यकता जो है किसी भी फसल के लिए किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है, किस प्रकार से किसी फसल को कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से जब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है यहाँ पर इसमें वो है 3.1, इट मीन्स क्रॉप सीजन। ठीक है, क्रॉप का कौन कौन सा जो है सीजन चलता है। ठीक है, जनरली हमारे इंडिया में कितने प्रकार के फसल होते हैं, मेनली 2 होते हैं, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ। ठीक है, तीसरी जो टाइप है वो जायद की है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है गर्मियों टाइम में 2 से 3 महीने तक का उसका समय होता है। ठीक है, उस तरह की फसल, लेकिन मेनली जो है रबी और खरीफ की फसल को हम जो है डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड।
एंड देयर रिलेशनशिप। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। ठीक है, इन तीनों का जो डिफिनीशन है, ड्यूटी क्या होता है, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा क्या होता है, किस चीज़ से डिनोट करते हैं डेल्टा को, और आपका बेस टाइम, इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। जब आगे वीडियो बनाएंगे आगे टॉपिक पे तो इसके बारे में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनका रिलेशनशिप क्या है, ड्यूटी, डेल्टा और रिलेशनशिप बेस पीरियड का। तो ड्यूटी को डी से डिनोट करते हैं, डेल्टा को डेल्टा से डिनोट करते हैं, और बेस पीरियड से डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, इनका फार्मूला जब हम जनरेट करेंगे, यहाँ पे रिलेशन पूछा हुआ है तो 8.64 B/D। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D। ठीक है, ये होता है आपका डेल्टा और ड्यूटी के बीच में रिलेशन। एग्जाम में आपके इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, जिस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है बताया जाएगा आपको। फिर फर्दर हम बात करेंगे ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, तो जो आपका ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, ठीक है, जो फसल हम लगाते हैं, ठीक है, एक तो आपका जो पहले हम टॉपिक बता देते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रॉस कमांड एरिया, कंसिडरेबल कमांड एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेबल एरिया। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो वो मेनली क्या होता है, कल्चरेबल एरिया होता है, जहाँ पे फसल लगाई जा सकती है वही क्षेत्रफल जो है कल्चरेबल एरिया आपका कहलाएगा। बात में जो आपका फसल लगाने योग्य होगा वहीं पे आप जो है फसल लगा सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे कल्चरेबल एरिया। दूसरा होता है नॉन कल्चरेबल एरिया, जहाँ पर हम फसल नहीं लगा सकते। जैसे आपकी बिल्डिंग होगी तो आप बिल्डिंग पे जो है फसल नहीं लगा सकते, इसलिए उसको जो है नॉन कल्चरेबल एरिया कहा जाए। ठीक है, इसके बाद जो आपका थर्ड है ग्रॉस कमांड एरिया। जो ग्रॉस कमांड एरिया क्या होगा, इन दोनों का योगात्मक रूप होगा। ठीक है, कल्चरेबल एरिया एंड नॉन कल्चरेबल एरिया के योग को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, इसके डिफिनीशन को कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, और एट द सेम टाइम आपके इरिगेशन में ही कुछ ऐसे माइनर टॉपिक दिए हुए हैं जिनको आपको समय रहते जो है वहीं पर डिस्कस करना है, और हो सकता है उससे कुछ आपके एग्जाम में नहीं तो आने वाले समय में कभी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो उसमें भी जो है आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो 3.4 है चैप्टर नंबर 3 में लास्ट जो आपका टॉपिक है फील्ड कैपेसिटी है। इसमें फील्ड की क्या कैपेसिटी होती है वाटर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो आपकी विल्टिंग पॉइंट होती है वो हम देखते हैं क्रॉप का विल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे, किस मॉइस्चर कंटेंट पे आपका जो क्रॉप होगा वो क्या होगा, सूख जाएगा। ठीक है, वहाँ पर परमानेंट विल्टिंग टाइम जो है हम देखने का प्रयास करेंगे, इस कर्व के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट जो है कितने पॉइंट, किस पॉइंट पे जो है जाकर विल्ट हो जाएगा। ठीक है, सूख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 3 में लगभग 8 से 9 टॉपिक हैं जिसको हमें डिस्कस करना है पूरा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। ठीक है, और 8 घंटे का ये भी स्लॉट दिया गया है, इसको आप जो है 8 घंटे में आपको इसको खत्म करना है। ठीक है, जब क्लास ली जाएगी इसकी तो 8 घंटे में इसको जो है खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ तक जो है आपने देख लिया, पहला आपने देखा इंट्रोडक्शन, दूसरा हाइड्रोलॉजी, तीसरा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप। ठीक है, हमने क्रॉप के लिए कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, उसको हमने जो है डिस्कस किया। ठीक है, अब जो हमारा अगला एक टॉपिक है वो है आपका चैप्टर नंबर 4 में फ्लो इरिगेशन। ठीक है, प्रवाह सिंचाई। हालांकि हम शुरू में ही जो है सिंचाई के पूरे टाइप को पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी जो प्रवाह सिंचाई है या आपका आगे जो भी टॉपिक है वो धीरे धीरे क्या होंगे, चेंज होंगे। उनको हमें जो है एज इट इज जो है स्टडी करते जाना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो फ्लो इरिगेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही है इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इरिगेशन कैनाल। ठीक है, जो कैनाल्स होते हैं आपके, जो कैनाल जिसे नहर कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो उस कैनाल का क्या महत्व है, हम कैनाल के बारे में भी स्टडी करेंगे, कैनाल का क्या महत्व है, कैनाल में किस तरह के लोड पाए जाते हैं। लोड मतलब कि उसमें जो मिट्टी घुली होती है, ठीक है, सिल्ट जिसे कहते हैं, सिल्ट की क्या महत्व है, सिल्ट बैठ जाए तब क्या प्रभाव होगा, सिल्ट सस्पेंडेड अवस्था में रहे तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इरिगेशन कैनाल हुआ, पेरिनियल इरिगेशन हुआ। पेरिनियल मतलब क्या, जो सदाबहार हो। ठीक है, मतलब मल्टी सीजनल हो, हर सीजन में हम क्या आसानी से सिंचाई कर पाएँ। जैसे हमारा क्या है गन्ना, पेरिनियल जो है क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप मतलब जो 12 महीने आपको जो है वो फसल आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, अगला टॉपिक है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल एंड देयर फंक्शन।
जो भी हम कैनाल बनाते हैं, कैनाल स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेतों तक ले जाने के लिए, एक सिरे से दूसरी सिरे तक, उस पूरे अरेंजमेंट में क्या क्या व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमें लगानी पड़ती हैं सेफ्टी पर्पज़ से, गेट हुआ, स्लूइस गेट हुआ, ठीक है, स्केप हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी भी इरीगेशन में कितने भागों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी निकली रहती है और कहाँ से जो है गुलों के द्वारा जो हमारे खेतों में पानी दिया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके फंक्शंस, ठीक है, उनके फंक्शन क्या क्या उनके रूल हैं, क्या क्या उनके प्रकार हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक कैनाल इरिगेशन के लिए जो कैनाल होता है उसका एक क्रॉस सेक्शन, जो कि हम ड्राइंग में भी पढ़ रहे हैं इसको, तो उसकी इरिगेशन में जो कैनाल सेक्शन है उसको हम एक जो है ड्रा करने का प्रयास करेंगे। कैनाल सेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, क्या क्या बी है कितना होता है, डी कितना होता है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल अकॉर्डिंग टू देयर अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट के आधार पर कितनी प्रकार के जो है कैनाल हो सकते हैं, ठीक है। जो अलग अलग स्थानों पर जो कैनाल की जो स्थिति होती है, जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। जैसे पहाड़ों पे आप जाएंगे तो पहाड़ों पर अलाइनमेंट जो है चेंज होगा, आप समतल जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर अलाइनमेंट जो है कुछ और हो सकता है, स्लोप कुछ और दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है बहुत सारे फैक्टर को, बी का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा, टॉप बिट्स कितनी रखेंगे, बॉटम बिट्स कितनी रखेंगे, स्लोप साइड स्लोप कितना रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप कितना रखेंगे, ये सब फैक्टर जो है हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बाद वेरियस टाइप ऑफ कैनाल लाइनिंग, ठीक है, कैनाल लाइनिंग के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और उसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आपके सब टॉपिक फ्लो इरिगेशन के अंतर्गत सब जो है यहाँ पे लगभग एक इमेज आपको जो है बता दिया गया है किस तरह से हम आगे जो है स्टडी करेंगे, किन किन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो नंबर 5 में आएगा, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज, ठीक है। देखिए जब भी हम इरिगेशन करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, तो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी समस्या आती है किसी भी किसान के सामने कि कितनी मात्रा जो है हम पानी देते हैं खेतों में, ठीक है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि खेतों में जो है कितनी मात्रा में पहले से पानी उपलब्ध है और उस फसल को और कितनी मात्रा जो है अगले 1 हफ्ते तक या 15 दिन तक हमें पानी न देना पड़े, तो उस 15 दिन के लिए या हफ्ते के लिए कितना मात्रा में हमें पानी फसल में दे देनी है, फसल को दे देनी है, जिससे उसका काम चलता रहे, ठीक है। अब ये भी वेरिएशन जो आता है फसलों को जो पानी देने की मात्रा है वो आपके सीजन पे डिपेंड करता है। गर्मियों में उस मात्रा को क्या होगा, आपको अतिरिक्त मात्रा देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है, वाटर जो होता है लॉस होता है। कैसे लॉस होता है, वेपराइज होता है पानी की जो मात्रा है वो क्या होती है, वेपराइज होती रहती है, वाष्पीकृत होकर क्या होता है वो निकल जाती है सतह से। वो पानी की मात्रा जो रिक्वायरमेंट हमने जो डाला था वो पानी मात्रा क्या हो रही है, वो कम हो जाती है। तो गर्मियों में हमें वो मात्रा बढ़ा के देनी पड़ती है, ठंडी में क्या होता है आपके वेपराइजेशन नहीं होता है, इसकी वजह से पानी की मात्रा जो है बहुत प्रभावित नहीं होती है, इसलिए हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होता है। ठंडी में हम कम मात्रा से भी काम चला सकते हैं, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होता है, उसका उपयोग करके फसल क्या होता है अपने आप को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी पूरी वीडियो में। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में जल लग्नता से आप क्या समझते हैं, खेतों में जो पानी लग जाने की समस्या है, अतिरिक्त पानी जो है, जब हम खेत में पानी देते हैं तो आवश्यकता से जब भी हम अधिक मात्रा में पानी दे देते हैं वहाँ पर हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती है। किस तरह की समस्या, जो अतिरिक्त पानी है वो खेतों में दिए गए फसलों के लिए क्या होता है, वो नुकसानदायक हो जाता है। जब खेत में पानी आवश्यक मात्रा से ज़्यादा पानी दे देंगे तो वहाँ पर जो एक अवस्था आती है जिससे फसलों को क्या होता है, वो नुकसान होता है। फसलें क्या होती हैं, उस अतिरिक्त पानी की वजह से क्या होता है, सड़ने लगती है, ठीक है। तो वहाँ पर इस अवस्था को क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। और खेतों में अगर जो है इस तरह की अवस्था आती है जहाँ पर वाटर लॉगिंग होने लगा तो वहाँ से क्या होगा, आपकी फसल जो है ख़राब हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगी, ठीक है। आपको जो है खेतों में जो आप फसल काटने की समस्या आएगी, वहाँ पर जो मॉस्किटो जनरेट होंगे, बहुत सारे जो है साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में अगर आप एक्स्ट्रा पानी जो है अतिरिक्त मात्रा जो है पानी की खेतों में देते हैं। फिर हम बात करेंगे उसका प्रिवेंशन कैसे करें, हम वो जो अतिरिक्त पानी खेतों में लग चुका है उसको हम कैसे हटाएंगे खेतों से, और उसके अलावा उसके लिए क्या क्या हम तरीके अपनाएंगे।
क्या किन किन तरीक़ों से जो है हम वो फसलों को जो है आसानी से, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक चीज़ जो है आपका ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम अपना लेते हैं हम। खेतों में क्या करते हैं, हम ड्रेन पाइप यूज़ कर लेते हैं, जिसके द्वारा सतह की जो पानी है वो क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे पे उस ड्रेन के द्वारा जो है, पाइपों के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 5 में आएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जन हेडवर्क एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। पूरे इरिगेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे डाइवर्जन हेडवर्क एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, एक बार हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर। नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क जो आपका बनाते हैं, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी कैनाल के हेड पर, क्या करता है, पानी को डाइवर्ट करता है, ठीक है, पानी को कंट्रोल करता है। वहाँ पर जो है हम गेट लगाते हैं, बियर एंड बैराज होता है, ठीक है, उसके द्वारा हम पानी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, जो भी हम डाइवर्जन हेडवर्क बनाएंगे उसकी क्या आवश्यकता है और उसका बनाने का पर्पज़ क्या है, उसका मकसद क्या है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका जनरल लेआउट। उसका एक लेआउट हम ड्रा करके उसमें जो फंक्शन करने वाले जो भी पार्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका बैराज है, तो बैराज जो हम बनाएंगे उसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसको हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज। आपने जो है सेकेंड ईयर में, जहाँ तक मुझे याद है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जब भी आप पढ़ते हैं, सॉरी हाइड्रोलिक्स जो पढ़ते हैं उसमें आपको वियर एंड बैराज, ये दो टॉपिक के बारे में आपको जो है लास्ट में ओपन चैनल में जब आप पढ़ रहे होंगे पूरी चैनल प्रभाव, तो वहाँ पर जो है वियर एंड बैराज के बारे में जो है बताया जाता है, वियर एंड बैराज क्या होता है, ठीक है। आप अगर याद आ रहा होगा तो वियर जो आपका होता है क्या होता है, छोटा स्ट्रक्चर है, इसके पीछे बैराज का, दोनों का काम एक ही है, ठीक है। बैराज एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वियर एक छोटा स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम वियर के ऊपर एक फाटक लगा देते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा फाटक लगा देते हैं पानी को और मात्रा में रेगुलेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग फाटक के द्वारा, तो वो कहलाता है आपका बैराज, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को भी हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, जो भी आपके रेगुलेटरी स्ट्रक्चर हैं उसके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। पानी को रेगुलेट करने के लिए जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी अलग अलग फंक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्रॉस एंड हेड रेगुलेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हेड रेगुलेटर क्या होता है एंड क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है। ये दोनों जो है टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, लगभग 2 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो है आपका ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसमें आप ये डिटेल कर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद फाल्स है, कैनाल फाल क्या होता है, ठीक है, इसको हम एनर्जी डिसिपेटर भी कहते हैं। उसके बाद कैनाल आउटलेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ आउटलेट क्या होता है, ठीक है। जो भी आउटलेट होते हैं जहाँ से पानी खेतों में निकास होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, स्केप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे जो आएंगे जितने भी टॉपिक हैं, स्केप हुआ, चाहे आउटलेट हुआ, चाहे फाल्स हुआ, ये सभी जो है हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डाइवर्जन हेडवर्क एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 6 में है। इसके अलावा इसी में आपका जो है 7.1 में आपका आएगा फंक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। जो आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क अपनाते हैं कैनाल के थ्रू, वो आपका जो है उसकी आवश्यकता क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क में जैसे मान लीजिए आप एक कैनाल ले जा रहे हैं, नीचे से एक सड़क जा रही है, ठीक है, या दो कैनाल एक दूसरे के जो है क्या हो रहा है 90 डिग्री पे अगर आ रहे हैं, तो उनको कैसे हम पास कराएंगे, ठीक है। उसमें 3 टॉपिक मेनली आते हैं, एक्विडक्ट, साइफन एंड सुपर पासेज, लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। एक्विडक्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, साइफन क्या होता है, सुपर पासेज क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है। एकदम टॉपिक टू टॉपिक हम जो है पूरे वीडियो लेक्चर में अपने हम बार डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों का महत्व क्या है, क्यों ये चीज़ें जो है किन परिस्थितियों में आती हैं और इन चीज़ों से हम कैसे निपट सकते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। इनलेट आउटलेट क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक 7.2 आपका होगा डिटेल ऑफ ईच विथ हेल्प ऑफ नीट स्केच। सबसे जरूरी बात इरिगेशन में क्या है, जब भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पर उसका फिगर अवश्य होना चाहिए। आप अगर उसका फिगर बना के फिर उसको डिस्कस करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से जो है एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, जो आप समझाना चाह रहे हैं या आप जो समझना चाह रहे हैं आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जब भी हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर स्टडी करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसके फिगर के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से जो है आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम।
न्यूमेरिकल भी आपको जो है इरिगेशन के कैनाल जब भी आप पढ़ेंगे, लेसी एंड कैनेडी की थ्योरी जो है आपको पढ़ने की मिलेगी वहाँ पर। लेसी कैनेडी की डिज़ाइन, इस तरह से लेसी कैनेडी ने अपनी जो है थ्योरी को जो है कैनाल में दिया, डिजाइन किया, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपका आता है फिर से डैम्स। आपके डैम क्या होते हैं, ठीक है, बांध सब, ठीक है। तो डैम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें दिया हुआ है आपका नेसेसिटी ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर टाइप ऑफ, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर एंड टाइप ऑफ डैम्स, ठीक है। कितने प्रकार के डैम होते हैं और उसके पीछे जो रिजर्वायर होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। जो डैम आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम क्या करते हैं, रिजर्वायर कर रहे हैं, है ना। पानी को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, डैम कर रहे हैं। अब जो पानी पीछे इकट्ठा हो रहा है जहाँ पर, उस पूरे जगह को क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजर्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके प्रकार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे अर्थन डैम, ठीक है, मिट्टी के जो डैम अर्थन डैम हुआ, वहाँ पे उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्शन, कॉज ऑफ फेल्योर एंड प्रोडक्शन ऑफ मेजर, ठीक है। कोई अर्थन डैम का क्या महत्व है उसका डिटेल हम पढ़ लेंगे, किस तरह से वो फेल हो सकता है और उसका किस तरह से हम रख रखाव करते हैं, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम के बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा 8.3 में वो होगा ग्रेविटी डैम। हम ग्रेविटी डैम के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका किस तरह से प्रोटेक्शन, ठीक उसी तरह से अर्थन डैम के बारे में। इसके बाद आपका जो होगा स्पिलवे, उसका टाइप क्या है स्पिलवे का, डिस्क्रिप्शन एंड कॉजेज एंड फेल्योर ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है स्पिलवे, ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम, ये आएगा आपका डैम डैम, ठीक है। और सबसे लास्ट में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th चैप्टर नंबर 9 ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ठीक है। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी क्या होता है आपका 9.1 जो आपका दिया इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन देंगे ग्राउंड वाटर क्या होता है, हाइड्रोलॉजी क्या है, ठीक है। उसका ऑकरेंस कहाँ से होता है, वो ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे पानी पाया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है, एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर कितनी मात्रा में वो पाया जाता है, किस तरह से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एंड टर्म्स, टर्म्स क्या क्या आते हैं, वाटर टेबल हुआ, एक्यूपर हुआ, कन्फाइंड हुआ, अनकन्फाइंड एक्यूपर हुआ, एक्यूक्यूड, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, डिप्रेशन हेड, कोन ऑफ डिप्रेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है ये पूरा और इसमें से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं, लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइप ऑफ वेल, वेल कितने प्रकार का होता है, शैलो वेल क्या होता है, डीप वेल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वेल, ठीक है, एंड ट्यूब वेल बिल्ड ऑफ ए ओपन वेल, सब कुछ यहाँ पर ये वेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, टाइप हैं, सब मैं यहाँ पर जो है एक एक करके आराम से डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका 9.3 जो आपका है वो है टाइप ऑफ ट्यूब वेल, ठीक है। जो हम कुआं बनाते हैं उस कुएं में अगर हम एक पाइप डालते हैं और उस पाइप के द्वारा जब भी हम प्रेशर से पानी बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपका ट्यूब वेल का कैसे होता है। जब वेल में हम ट्यूब डालेंगे तो वो ट्यूब वेल हो जाता है, बहुत सिंपल है ट्यूब वेल, ठीक है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरह से हम एक ट्यूब वेल को निर्मित करेंगे, किस तरह से हम ट्यूब वेल का निर्माण करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ वेल असेंबली, ठीक है। जो भी हम वेल असेंबली, वेल बनाने के लिए जो असेंबली जो भी हम तैयार करें, किस तरह से हम बोरिंग करते हैं, किस किस स्टेप में किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा, उसकी असेंबली क्या होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जब वेल हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वेल को डेवलप किस तरह से करें कि पानी साफ पानी जो है हमें प्राप्त हो, पीने योग्य पानी प्राप्त, ठीक है। उसके बाद हम पंप का सेक्शन क्या क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, पंप का सेक्शन। और इसके अलावा इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल, ठीक है। वेल जो आपका होगा उसका इंस्टॉलेशन किस तरह से करेंगे, उसका मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे। ये लगभग टोटल को मिलाकर हमने सब टॉपिक लगभग आपसे डिस्कस कर लिया है और आगे के लेक्चर में हम आपको जो है इसका अलग अलग पॉइंट 1 बाई 1 जो आपको समझाते चलेंगे। फिर अगर हम बुक की बात करें तो इसमें जो आपकी रेफरेंस किताब में अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हुआ है तो इंग्लिश में मिलेंगे आपके बुक ज़्यादातर। तो एस के गर्ग की बुक आती है जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, इरीगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा BC पूनमिया भी एक अच्छी बुक है, इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग इरीगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। और बाकी जो भी आपके इसमें और भी दिए हुए हैं आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं सिलेबस में। तो आप कोशिश करिए इसके करके आप BC पूनमिया को ये फॉलो कर लें, इसको आप आसानी से जो है चीज़ें सारे टॉपिक आपको उतने में ही उस रेंज में ही उस किताब में आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो भी लेक्चर होंगे उसमें हम अलग अलग टॉपिक के बारे में